नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वित्तीय विवरणों के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रकार आपको समझा देता हूं। प्रकार आपको पता भी है, 3 चीजें हैं। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका लाभ और हानि विवरण। हम लोग एक खाता बनाते हैं जिसको बोलते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापारिक व लाभ और हानि खाता। अब उसी से मिलता जुलता आप समझ लीजिए, इसमें क्या बताते हैं हम लोग, ये जो तुलन पत्र है ये समझ लीजिए आपकी एक तरह की फोटो खींच ली आपने। बिजनेस चल रहा था, आपने उसकी फोटो खींच ली, तो किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी जो यथास्थिति है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग सेशन के एंड में कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कर रहे होते हैं, तो लेखा वर्ष के समाप्ति पर हम लोगों ने फोटो खींच ली, तो उसकी कितनी परिसंपत्तियां हैं, कितनी उसमें देताएं हैं, देताओं में ही हम लोग पूंजी भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीज की हमें पिक्चर मिल जाती है। तो क्या बताते हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है, स्थिति क्या है। पोजीशन समझना, स्थिति होती है, तो ये आपको बता देता है वित्तीय स्थिति, पोजीशन। और ये जो है आपका लाभ और हानि विवरण, ठीक, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताता है, फाइनेंशियल तो हो गया, परफॉर्मेंस बताता है कि भाई आपने किसी गिवन टाइम पीरियड में कैसा काम किया। ठीक, समझ रहे हैं कि इस बार फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें। और तीसरा होता है रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह काफी इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो सामने जो लोन दे रहा है वो ये देखता है कि इनके पास कैश फ्लो बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट तो मुझे बहुत ज्यादा रिसीवेबल से भी हो सकता है। रिसीवेबल समझ रहे हैं, जो मुझे मिलना है, पैसा मिलना है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, तो जो लोन देने वाला है वो तो बोलेगा हमें नहीं मतलब, हमें तो आप पैसे दो। तो कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वाले एंगल से। और फिर एक चीज होती है जिसको मैंने आपको बोला था, नोट्स ऑन अकाउंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे 3 स्टेटमेंट्स तो तीनों यही हैं, लेकिन नोट्स ऑन अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, उनको बताऊंगा। तो नोट्स ऑन अकाउंट बोलते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों चीजें हम लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हमारे आ जाती है बैलेंस शीट की बात। अच्छा, समझिए, कंपनी अधिनियम जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013, उसमें शेड्यूल 3 में आपका बैलेंस शीट का एक प्रारूप दे रखा है, और वही प्रारूप कंपलसरी है किसके लिए, कंपनीज के लिए। ठीक, तो जो कंपनीज अगर फाइल कर रही होती हैं तो क्या होता है, इसी में जो प्रारूप दे रखा है उसके अनुसार ही करना रहता है। तो उसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, अपना तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट, लाभ व हानि विवरण यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और खातों की टिप्पणियां यानी कि नोट्स ऑन अकाउंट, इसकी बात कर रहे थे, खातों की टिप्पणियां है, ठीक, खातों पर टिप्पणियां भी बोल सकते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट। इन सबका क्या होता है ना, इसको लिख देता नोट्स ऑन अकाउंट। अच्छा, ये क्या हुआ, ये अनुसूची 3, शेड्यूल 3 है, 3 है। एक्चुअली रोमन में जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना तो इसको 3 पढ़ा जाता है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसको 1 2 3 4 पढ़ना गलत है, ये ऑर्डर में ही हो रहा होता है, तो इसको 4th ही पढ़ना चाहिए, इसको 3rd ही पढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसा लिखा होता तो इसको तृतीय पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, अनुसूची 3 नहीं कहेंगे, अनुसूची तृतीय बोलना चाहिए हिंदी में। तो ये 3rd शेड्यूल में क्या होता है, निर्दिष्ट रीति के अनुसार जैसा दिया गया है, जो दिशा निर्देश है, उसी के अनुसार क्या करते हैं, लेखांकन मानकों यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ हार्मनी में रहता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। और सामंजस्य तथा नए सुधार, तो नए सुधार ये जो मैंने बताया ना आपको, यही नए सुधार मैं आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नए रिफॉर्म्स होते हैं, उन नए रिफॉर्म्स को वो थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ रहा होता है कि इसको इस तरह से करना ज्यादा बेहतर है ना। क्योंकि लेखांकन जो है वो है क्या, उद्देश्य ये है कि किसी बिजनेस की आपको पिक्चर समझानी है, तो वो ज्यादा अच्छे से कैसे दिख रही है, ये एकदम आर्ट वाला एलिमेंट आ जाता है। साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है ना। तो आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उस हिसाब से कुछ जगह पर ये चीजें बदल रही होती है, इसलिए जो बहुत डिटेल वाली चीजें उनको हम लोग अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, कुल मिलाकर के आपको ये समझना चाहिए, इसको भी नोट कर लो कि शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट्स दे रखा है, किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 नोट कर लो। शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है आपका बैलेंस यानी कि तुलन पत्र का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि लाभ और हानि विवरण का, और जो नोट्स ऑन अकाउंट है, खातों पर टिप्पणियां हैं उनका, तो उसी के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है जब आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए फाइलिंग कर रहे हो। फाइलिंग करने का मतलब है जब आप अपना ब्यौरा जमा कर रहे हो। अच्छा, क्या हुआ,
कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इंग्लिश में पहले बताऊंगा, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक, दोनों में समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र भी, विद्यार्थी भी इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं, जो काफी अच्छी बात इसलिए क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में काम इंग्लिश में हो रहा होता है। तो समझिए, यहां पर जो दिख रहा है वो प्रारूप नहीं है। प्रारूप अभी आपको दिखा दूंगा। प्रारूप आपको देखना है, प्रारूप दिखा देता हूं, रुक जाइए। प्रारूप आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको एक बार आइडिया लग जाए। ठीक है, वो आपको उतना ठीक, थोड़ा सा ये प्रारूप है। ठीक, इसको दिखा देता हूं। ये है प्रारूप। अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए, प्रारूप समझ लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसमें आपकी ये है बैलेंस शीट तुलन पत्र, है ना। एज ऑन 31 मार्च 2000 कुछ भी लिखा होगा, मान लीजिए 2021 कर दिया, तो आप 31 मार्च 2021 को कैसी स्थिति थी वो यहाँ पर दिखा देगा। तो किसी एक दिन बना रहे होते हैं, नॉर्मली लेखा वर्ष के अंत में बना रहे होते हैं, तो ऊपर तो ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण हो गया। ठीक है, किसकी आप बात कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर नोट नंबर है, फिगर एज एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, और यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजों को आप डेबिट वाला सीन रहता है, और कुछ चीजों को कहां पर आप लिख रहे हो उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो आप समझिए होगा क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये जो भी किसी भी लेखा वर्ष के अंत के समय पर जो भी अमाउंट है, राशि है, वो आप लिखोगे यहां पर। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं। फिर दूसरी चीज होती है एसेट्स। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है पूरा और एक पूरा हिस्सा ये है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं क्या, पूंजी और देता है। ठीक, क्या बोलते हैं, पूंजी व देता है हिंदी में। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी पूरा लिखा हुआ है, आप अभी के लिए समझ लो। एसेट्स को बोल देते हैं परिसंपत्तियां। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग का अकेले का बिजनेस हुआ करता था, कोई एक अकेला इंसान बिजनेस करता था, तो उस टाइम पर हम लोग उसको क्या बोलते थे, कैपिटल बोल देते थे, सीधा पूंजी बोल देते थे। अब तो ये कंपनी की बात हो रही है, कंपनी में कोई एक इंसान तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे कौन लोग होते हैं, अंशधारक होते हैं, तो उनके आ जाते हैं अपने फंड्स। तो पहले हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने 26 मार्च को क्या किया, अंश जारी किए थे, लोगों ने 26 मार्च को आपको अप्लाई करके पैसे दे दिए। किस हिसाब के पैसे दिए आपको याद करिए। हम लोग शेयर अलॉटमेंट, पहले चैप्टर की बात है, ये फर्स्ट चैप्टर किसी बुक के, जिसमें किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो एप्लीकेशन मनी आपको दिया करता था, तो उसने आपको पैसे दिए। अब आपने अब इनको अलॉट नहीं किया, तो क्योंकि आपने अलॉट नहीं किया तो अभी तक वो शेयर होल्डर्स की जो पूंजी है उसका हिस्सा नहीं बन पाया। आपने शेयर्स उनको दिए नहीं है, वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है, लेकिन एप्लीकेशन के नाम पर आपको कुछ पैसा मिल चुका है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग मतलब अभी आपने आवंटन नहीं किया है, बाकी है। दूसरी चीज ये हो जाएगी। तीसरी क्या होती है आपकी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय की देयताएं हैं। लंबे समय का, आपने बहुत लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल के लिए लोन ले लिया, वो हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग मतलब उधार, लंबे समय के लिए ले लिया। ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रावधान कर दिया आपने बहुत लंबे समय के लिए, कि हमें, जैसे बैंक्स होती तो प्रावधान कर रही होती कि हमारा द्वारा पैसा जो दिया गया लोगों को उसमें से कुछ पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो प्रावधान होता है। तो ऐसे ही प्रावधान की बात आ जाएगी। फिर आती है इसमें, ये तीसरी चीज है। अब इसके जो डिटेल्स है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इन दोनों को भी आप छोड़ दीजिए, ये तीसरी चीज होगी। और चौथी आ जाती है आपकी करंट लायबिलिटीज। तो होता क्या है, इसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, ये ऑर्डर फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें सारी चीजों को हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मेट समझ लेते हैं। ऊपर से आपका ये फॉर्मेट बन गया, नीचे आपको क्या आता है, एसेट्स आता है। एसेट्स मतलब परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियों में पहले आपकी आती है नॉन करंट एसेट्स, फिर दूसरे बात क्या जाती है, करंट एसेट्स। करंट मतलब जो चालू परिसंपत्तियां हैं, थोड़े दिन की है। नॉन, गैर चालू का मतलब वो जो लंबे समय की है परिसंपत्तियां। तो ये आपका प्रारूप है। होता क्या है, इन सबका जो आपका यहाँ पर टोटल निकालोगे ना, वो वास्तव में यहाँ पर एसेट्स के टोटल के बराबर आना चाहिए, इसीलिए तो तुलन पत्र है, बैलेंस रहता है। ठीक, तो ये है आपका प्रारूप। आप बात समझ रहे हो, ये प्रारूप है आपका। इसी प्रारूप से हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इतना छोटा छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैं इसको पूरे में एक बार कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, समता व देता है। अब यहाँ पर हमारी बुक की बड़ी समस्या है, समता हम लोग बोलते हैं इक्विटी को, ठीक है, कि लोग समान हैं। यहां पर इक्विटी शेयर्स की बात होती है, तो यहां पर उसको समता नहीं बोलना चाहिए। हमारी पूरी किताब में समता लिखा हुआ है, समता अंश बोलोगे तो चलेगा, इक्विटी शेयर। समता की जगह इसको वास्तव में होना चाहिए पूंजी, ठीक है। तो पूंजी हम देता है, वही नाम सही है। तो इस तरह की समस्याएं हमारी किताब में, हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत दुख की बात है कि एनसीईआरटी में, कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए एनसीईआरटी में बहुत गंदा ट्रांसलेशन है। कई जगह पर तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा होता, इस तरह का ट्रांसलेशन है। तो खैर एनीवेज, हम लोग वापस आ जाते हैं कहां पर, जहां पर हम लोग एक एक करके टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए,
हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा प्रारूप देख लिया था उसमें कौन कौन से आइटम्स आ रहे होते हैं, कहां कहां पर आएंगे, वो तो प्रारूप में ही रहेगा, लेकिन कौन कौन सी चीजें उसको याद कैसे आसानी से कर सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूरी स्क्रीन पर। इसमें जैसे बन करके आ रहा है वो प्रारूप नहीं होगा, लेकिन वही सारे एलिमेंट्स होंगे कि पहले आपकी परिसंपत्ति आएंगी तो कैसे आएंगे, एसेट्स आएंगे तो कैसे आएंगे, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है जिसको हम लोग ऊपर लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हो गई। इसी में आपको क्या रहता है, दूसरी साइड जो आपका रहता है, दूसरा हिस्सा वो आता है आपका एसेट्स का, यानी कि परिसंपत्तियों का। तो ये तो दो बड़े बड़े हिस्से रहते हैं। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी एवं देयताएं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए शेयर होल्डर का फंड आएगा। शेयर होल्डर एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर आर और एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगनी चाहिए, वो हमारी किताब में गलत लिखा हुआ है। देखो, जब कोई प्लूरल होता है ना, जैसे कई सारे लोगों की बात करनी जा रही है तो उसमें एस लगा देते हैं, उसके बाद से अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, और नहीं तो किसी एक का ही होता है, जैसे राम है तो राम कॉमा अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लिखेंगे तो राम का हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी चीज है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स लिखेंगे फिर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है, निश्चित रूप से इक्विटी और लायबिलिटीज में ये तो इक्विटी का हिस्सा बनाएगा, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है आपकी, दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी है जिसमें आपने अभी अलॉटमेंट नहीं किया, ये भी बात मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। अच्छा, तीसरा हिस्सा इसमें क्या आएगा, तीसरा हिस्सा इसमें आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो लंबे समय के लिए है, लंबे समय के लिए आपने किसी से उधार ले रखा है, उस तरह की चीज है। इन सब में क्या क्या आएगा उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर समझिए। पहले स्ट्रक्चर आपने समझा, इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इधर एसेट्स आ गया। अब वास्तव में ये एसेट्स जब प्रारूप में लिखोगे तो नीचे ही आएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो भाग थे, एक ये हो गया एक ये भाग हो गया। अच्छा, इसमें पहली चीज क्या आ गई, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा आ गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या हो गया, करेंट लायबिलिटीज। बस हो गया। अब क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं इसकी बात कर लेंगे। इसमें पहला आपका आता है नॉन करेंट एसेट्स, जो लंबे समय की आपकी परिसंपत्तियां हैं, मशीनरी हो सकती है, क्या क्या चीजें होती है उसके हम बात कर लेंगे। प्लांट हो सकता है, जमीन हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, एक साल के लिए तो है नहीं। दूसरा क्या होता है, करंट एसेट्स। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है जो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने भी अभी बोल दिया कि एक साल के लिए तो है नहीं। देखो, होता यह है कि आमतौर पर हम लोग जो भी अपना काम कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में, वो एक साल के लिए बनाते हैं। एक साल में जो चीजें हो उसकी हम लोग पूरी रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जिसमें बिजनेस साइकिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल। अब उसमें जो ऑपरेशन का साइकिल का मतलब क्या हुआ कि आपने स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल लेकर के आए, फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय 12 महीने से बड़ा भी हो सकता है। तो कभी अगर मान लीजिए 24 महीने का समय है, तो उस 24 महीने के दौरान जो कुछ भी आपकी चीजें प्रयोग हो रही होंगी ना, वो करंट हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि करंट 1 साल का ही रहे, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 1 साल या उससे कम को हम लोग करंट मान लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में डेफिनेशन आती है वो आती है कि आपका जो ऑपरेशन साइकिल है उसके बाहर, उससे भी ज्यादा समय की अगर कोई चीज बाकी है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट बोलते हैं, तब उसको हम गैर चालू बोलते हैं। बाकी सारी चालू चीजें हो जाती हैं जो आपके प्रचालन चक्र के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर जगह पर 1 साल ही आएगा, तो आप ऐसे ध्यान रखिए। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 हिस्से थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स। पहले वाले में 4 चीजें आ गई, दूसरे वाले में 2 चीजें आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब इस पहले वाले में जो 4 आई थी, उनमें से हर एक के अंदर क्या क्या आएगा इसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड है, इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पहले क्या आता है आपका शेयर कैपिटल आएगा। अब समझिए, ये 4 हिस्से हो गए, तो इसमें आपका आएगा शेयर कैपिटल, यानी कि जो अंश है, अंश पूंजी। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका मिलाकर के जो पैसा है, वो उसमें से एक चीज आ जाती है आपकी शेयर कैपिटल। दूसरा इसमें क्या जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनी आपकी जो भी काम कर रही है उसको फायदा हो रहा है। अब वो फायदा का काफी हिस्सा जो है वो डिविडेंड में भी बांट सकती है, लाभांश में बांट सकती है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो आप बचा भी सकते हो। अगर आपकी ग्रोथ वाली कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और आप काफी ग्रो कर सकते हो, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पूरा पैसा रख लिया जाता है, बांटा नहीं जाता है। तो क्या हो जाता है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हो जाता है। और इसमें तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लो। देखो, ऐसा होता है कभी कभी कि कंपनी को पैसों की आवश्यकता है और कंपनी ने ऐसे शेयर्स जारी किए जिनको कंपनी थोड़े दिन में वापस खरीद लेगी। तो कंपनी को अभी जरूरत है, तो कंपनी ने शेयर्स दिए, बेचे। अब कंपनी जब शेयर्स बेचेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी की थोड़े दिन के पैसे की जरूरत थी, तो कंपनी वो शेयर्स वापस खरीद लेगी। तो उनको हम लोग बोलते हैं शेयर वारंट्स। क्या बोलते हैं, शेयर वारंट्स। तो ये 3 चीज आ जाती हैं। इनसे मिलकर जो पैसा आ रहा होता है उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो क्या क्या चीजें होंगी याद कर लीजिए, शेयर कैपिटल,
अंश पूंजी जो हो गई, दूसरा आपका हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में बताऊंगा अभी, क्योंकि हमारे हिंदी में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश में इन सारे टर्म्स को यूज कर रहे होते हैं और बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं बता दे रहा हूं। आप हिंदी में भी समझोगे, कोई समस्या नहीं, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक, कि पहले 2 चीजें आ जाएंगी, उसमें 4 आ जाएंगे, उसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 4 में पहली जो चीज है उसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी आएगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर क्या होगा? दूसरी जो है शेयर, अब दूसरे में तो यही है, शेयर एप्लीकेशन मनी, जो आपको पैसा मिल चुका है, आपने अलॉटमेंट नहीं किया है, वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आप जब शेयर अलॉट करोगे तो वाली चीज क्या हो जाएगी, फिर से शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगी। अभी आपने अलॉट नहीं किया इसलिए वो शेयर एप्लीकेशन मनी है, लेकिन पेंडिंग अलॉटमेंट है, तो वो दूसरा, उसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। अब आपकी जो आ जाती है नॉन करेंट लायबिलिटीज की, इसमें क्या क्या चीज आएंगे समझो। सबसे पहले तो आपका आएगा नॉन करेंट का मतलब होता है लंबे समय के लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय का आपने उधार ले रखा है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये भी याद कर लो, दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लंबे समय का आपने उधार ले रखा है, और आपने लंबे समय के लिए प्रोविजनिंग कर रखी है, प्रावधान बना रखा है कि हमें ये पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, प्रावधान बनाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म का जो भी प्रावधान बना रखा है वो भी हो जाएगा। और इसी में आपको क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। समझिए क्या होता है, ठीक। आपका जो भी बिजनेस होता है ना, हम लोग इनकम टैक्स से फाइल करते हैं, तो हम लोग साल भर का हमारा पूरा टाइम पीरियड हो जाता है, उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स को फाइल करते हैं। कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती है उनके केस में ऐसा नहीं होता है, उनको कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको इतना पैसा कमा पाओ, उस हिसाब से आप टैक्सेस पे कर देते हो। अब मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मेरी कंपनी को कुल मिलाकर के 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से जो भी टैक्स बना साल भर में मैंने उसको आपको पहले पे कर दिया। अब वो जो टैक्स मैंने पे किया, पता चला 1 करोड़ की जगह मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे टैक्स ज्यादा देना चाहिए, तो मेरे ऊपर कुछ ऐसा पुराना टैक्स बचा हुआ है जो मैंने पे नहीं किया, इसीलिए तो वो देता हो गई है, इसीलिए तो वो क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफर्ड। जो आपको देना था आपने दिया नहीं है, अभी डिफर्ड है, उसको हम लोग बोल देते हैं रुका हुआ, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई। ऐसी क्या जाता है आपका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये भी बहुत आसान है याद करना, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, ये दो तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। लंबे समय के लिए दीर्घकालीन आपकी उधार और दीर्घकालीन आपके प्रावधान, ठीक। फिर क्या हो गया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसमें नेट का मतलब यही है कि आपके पास कभी कभी डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी होते हैं, तो उन दोनों में जो नेट बनकर के निकल रहा हो, अगर बोरोइंग्स बच रही है तब लायबिलिटीज आप उसको काउंट करोगे। ऐसे ही फिर क्या हो जाता है आपके अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये 4 चीजें हो गई, बस हो गया। तो इधर आपकी 4 आ जाएंगी, ये आपको याद कर लेना है। फिर क्या करना है, करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या है, सबसे पहले यहां पे लॉन्ग टर्म की बात थी, ये करंट की बात है, तो उसमें शॉर्ट टर्म हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो आपको इधर सीधे सीधे याद हो जाएगा। क्या क्या याद हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए फिर आपकी आ जाएगी यहां पर ट्रेड पेबल्स, ये अदर करंट लायबिलिटीज हो गई, यहां पर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी, तो यहां पर करंट कर दो बस, अभी चालू के लिए है, ये गैर चालू है, तो यहां पर क्या हो गया, ये तीनों चीजें तो आपको एकदम से करस्पॉन्डिंग है, इससे आपको ये याद रहेगा, इससे आपको ये याद रहेगा और इससे आपको ये याद रहेगा। यहां पर जो चीज थी, यहां पर था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, उसकी जगह यहां पर आ गया ट्रेड पेबल्स। पेबल मतलब क्या होता है, जो आप किसी को पे करोगे, ठीक है, आपके लिए किसी को देना है, देय है, तो देय का मतलब क्या हो, जो मैं दूंगा किसी को। अब ट्रेड पेबल्स में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो इसमें आ जाता है कि आपका, एक आ जाता है आपका क्रेडिट्स, ठीक है, क्रेडिटर्स बोल देते हैं उनको, दूसरा आ जाता है आपका बिल्स पेबल। दोनों ही ट्रेड पेबल के हिस्से हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्या होता है कि जो आपको पैसा किसी को देना, व्यापार कर रहे हो, उसी टाइम पर आपको कुछ चीजें हो रही है, छोटा मोटा खर्चा था, आपने किसी पर ऐसे लिखा नहीं अलग से, उसका बिल वगैरह नहीं, आपने खाते में सीधे डालिए, तो वो आपके क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स से भी आप पैसा, आप उनको पैसा दे रहे होते हो, उन्होंने आपको एक तरह का लोन दे रखा है। नॉर्मली सप्लायर्स होते हैं, जिन लोगों से आपने सप्लाई पर सामान लिया हुआ है, कुछ और लोग भी होते हैं जिनसे आपने ज्यादा वैल्यू की सामान ले रखी है, या फिर उन्होंने आपको बिल बना करके दे दिया है कि आपको ये हमें पे करना है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बिल्स पेबल। तो यहां पर क्या है, क्योंकि आपको देना है इसलिए आपके लिए देता हो गई, और आपको जल्दी ही देना है, कम समय में देना है, ये लंबे समय के लिए तो है नहीं, इसलिए आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी हो गई क्योंकि देना है, करंट लायबिलिटी क्योंकि जल्दी देना है। तो ये आपकी क्या चीजें हो गई, ये आपका बैलेंस शीट में जो पहला ऊपर वाला साइड होता है प्रारूप में, वो सारी चीजें कवर हो गई। बस इतनी सी चीज थी, इतना ही लोग कई बार गड़बड़ करते हैं याद करने में, इसलिए मैं इसको इतना आराम से समझा रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आएंगे आगे जब आप रेशियोज वगैरह निकालोगे, तो इनमें इन्हीं सारी चीजों का याद रहेगा, ध्यान रहेगा, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक। अच्छा, अब एसेट साइड पर क्या क्या चीजें होती हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो एसेट साइड में क्या है आपका, नॉन करंट और करंट तो था ही। अब नॉन करंट में क्या आता है समझ लो, यहां पर आपको समझ लो 5, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस अन्य, अदर कर लो, ठीक है, ठीक, सीधा सीधा चीजें क्या क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट के अंदर के पार्ट्स है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं तो आपको अच्छे से देखेगा।
ठीक है, तो ये जो पहला है फिक्स्ड एसेट, फिक्स का मतलब क्या होगा, जो हमेशा के लिए रहेगा। दूसरा क्या हुआ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना। फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब मैं इतनी जल्दी बता दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, इससे समझ लो होता क्या है। नॉन करेंट का मतलब क्या होगा, जो लंबे समय के लिए। तो आपका फिक्स्ड है, फिक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई, टेंजिबल है जिसको आप छू पाओ, प्लांट हो गया, मशीन हो गई, है ना, आपकी फैक्ट्री हो गई। दूसरा हुआ इंटेंजिबल, इसमें पेटेंट्स वगैरह आते हैं, पेटेंट्स है आपका, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। पेटेंट्स क्या होता है, आपने कोई ऐसी रिसर्च की और आप चाहते हो कि बाकी लोग इसको अगर यूज करें तो वो आपको पैसे दें, या तो फिर वो यूज ही ना कर पाए, तो जिसके पास पेटेंट राइट होगा वही यूज कर पाएगा, तो पेटेंट राइट वो खरीद पाएगा जो कुछ पैसे दे रहा होगा, तो ऐसी स्थिति को पेटेंट बोल देते हो। ट्रेडमार्क होता है जैसे आपने जो भी आपका लोगो है जिसके नाम से आप चीजें बेच रहे होते हो, तो उसकी एक ब्रांड बन जाती है, लोग पहचानने लग जाती है कि अच्छा हाँ ये अपनी क्लास का पढ़ाया हुआ है तो डिसेंट होगा, अच्छा होगा, ठीक, ये बात समझ में जाती है। तो वो अपनी क्लास क्या हो जाएगा, वहां पर एक ट्रेडमार्क बन जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपकी मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, वो पूरी तरह से नहीं बन पाई लेकिन वो आधी अधूरी बनी है, उसमें लगा तो पैसा ही और वो लंबे समय के लिए रहेगी, तो वो क्या हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, पूंजी बन रही है, अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट टाइप सा हो जाता है। फिर इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो इनटेंजिबल एसेट्स मतलब R&D में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा है जो पूरी तरह से अभी आपका बना नहीं है, एसेट बनने की प्रक्रिया में है, तो ये दोनों हिस्से हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो टेंजिबल और इनटेंजिबल है ना, इन्हीं का अधूरा वर्जन ये दोनों है। अधूरा समझ रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। तो टेंजिबल आपका क्या हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल मतलब इसको छू पा रहे हो, तो छुपाने वाली परिसंपत्तियां हैं। दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी छुपाने वाली परिसंपत्तियां पूरी तरह से बनी नहीं है। और ऐसे ही यहां पर क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, यहां पर इंटेंजिबल एसेट्स जो भी पूरी तरह से बने नहीं तो उसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये तो आपका पहला जो फिक्स था ना, फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर आ गया। बाकी की जो चीजें थी उनको समझ लो एक एक करके, क्या क्या है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, एग्जैक्टली उल्टा है आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का जो मैंने आपको बताया था। यहां पर क्या होता है, आपने पहले से ही ज्यादा टैक्स दे दिया, आपकी उतनी इनकम हो ही नहीं पाई, तो आप ज्यादा टैक्स दे बैठे हो, तो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा टैक्स दे बैठे हो तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, रिफंड होगा, तो वो आपके लिए एक पैसा मिलने वाला है, इस वजह से उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। यहां पर भी नेट है क्योंकि लायबिलिटीज और उनको दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। कुल मिला के एसेट्स ज्यादा है तो आपको डिफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा, लायबिलिटी ज्यादा है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। फिर क्या हुआ आपका, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो लोन आप ले रहे होते हो तब उसको बोल देते हैं लोन्स, लेकिन आप किसी को लोन दे रहे होते हो तब क्या लिखते हैं वहां पर, नॉर्मली लोन्स एंड एडवांसेस लिखते हैं, जो आपने किसी और को पैसे दिया है लंबे समय के लिए, ठीक, तो वो उधार दे रखा है। इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ लंबे समय के लिए, उसको बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और जो लोन दे रखा है लंबे समय के लिए उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर तो आपका अदर आ जाता है। तो ये 5 चीजें हो गई। ऐसे यहां पर फटाफट बता देता हूं, हिंदी वाला जो चीज है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम बच रहा है, तो हिंदी वाला आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, और हिंदी वाला बाद में बताऊंगा, ये लास्ट पार्ट बता देता हूं। इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने बोला तो इसमें 5 चीजें आती हैं, तो 5 में A B C D E 5 हो गई। यहाँ पे 5+1, 5+1 में क्या हो जाता है, जो 1 है वो तो अन्य हो जाता है, अदर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका ये अदर लिखा होता है ना, अदर नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, ठीक, ऐसे हो जाएगा। बाकी 5 चीजें क्या होंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थे तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, उसी से सीधे सीधे निकल कर क्या आया। ऐसे आपको क्या हो गया, यहाँ पर इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी बोलते हैं इसको, इन्वेंटरी भी बोलते हैं अमेरिकन जो है, इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरी में क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पर सामान बना हुआ है, रखा हुआ है, जिसको आपने बेचा नहीं, आपके पास बच गया, वो सारी चीजें हो गई, ठीक। ऐसे क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स, आपने जिन लोगों को उधार पे पैसा दे रखा है, जिनसे आपको जल्दी पैसा मिलने वाला है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक। वो किस चीज का उल्टा है, जो यहाँ पर आपका ट्रेड पेबल था ना करंट लायबिलिटी में, उसका ये उल्टा हो गया, समझ रहे। ऐसे क्या हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपके यहाँ पर कुछ तो खाते में पैसा पड़ा हुआ है ना, और बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, चेक हो गई है, इस तरह की चीजें जो एकदम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएं। और फिर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को छोटे समय के लिए पैसा दिया, तो देखो कैसे याद करोगे, करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका जो है वो यहां से आ गया, याद हो गया। इन्वेंट्रीज जो है आपके पास जो सामान बचा हुआ है वो आप अलग से याद कर रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको यहां से याद हो गया, ट्रेड पेबल्स से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता ही है कि कैश तो थोड़ा पड़ा ही रहता है, तो वो चीज भी हो गई। 5 में क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको यहां से याद हो गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो गया। अब छठा जो आपका अदर करंट लायबिलिटीज आ गया, तो अदर करंट एसेट्स, सॉरी एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना मिलाकर के, ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब इसी को हम लोग हिंदी में देखेंगे अपने अगले वीडियो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर समझ लो, याद कर लो इसको। इनके हिंदी टर्म्स में आपको समझाऊंगा एक बार में, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, कितना कितना, 2 पहले हो गए, फिर इसके अंदर 4 आ गए, उसके अंदर 2 आ गए डिवीजन, इनमें से भी इसके अंदर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर क्या हो गया 5 है, 5 में से पहले के अंदर भी आपको देखेंगे तो 4 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके टोटल मिला के 5+1 है। तो ये सारी चीज हो गई, ठीक है। किशोर अवस्था संबंधित
समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।